हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये इरोडोप सीरीज का 9th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट किया था और आज हम वर्क, एनर्जी एंड पावर स्टार्ट कर रहे हैं। और वर्क, एनर्जी एंड पावर के हम इरोडोप के 1.76, 1.118, 1.119 और 1.212 से 1.127 यहाँ तक के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। वन का जो मास दिया हुआ है वो 4 टाइम्स दिया हुआ है 2 के मास का। इसका मतलब इसको m मान लो और इसको 4m मान लो। और हाइट तुम्हें 20 सेंटीमीटर दे रखी है। इस टाइप से छोड़ देते हो तो आपसे कहता है कि मैक्सिमम हाइट 2 की कितनी होगी, ये पूछा हुआ है। क्वेश्चन देख लो। 1 का मास 4 टाइम्स दिया हुआ है, 4m ले लिया मैंने, और 2 का मास m ले लिया, और हाइट तुम्हें 20 सेंटीमीटर दे रखी है। और ये पूछता है कि 2 मैक्सिमम कितनी हाइट पे जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतना तुम कंस्टेंट रिलेशन से निकाल लेते होगे। जैसे ये t है, ये भी t है और ये भी t है। तो अगर ये 20 सेंटीमीटर नीचे गिरा तो फिर ये 40 सेंटीमीटर ऊपर गया होगा। इतना मेरे ख्याल से आप लोग फाइंड कर लेते होगे कंस्टेंट रिलेशन से। और टकराते समय अगर इसकी वेलोसिटी मान लो v है तो फिर इसकी ऊपर को वेलोसिटी 2v रही होगी। मतलब डबल हो जाएगा ना, m का जो होगा वो डबल हो जाएगा टेंशन की रेशियो में, ये कह लो। तो हम टकराते समय देख रहे हैं एट द टाइम ऑफ कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन। अब सुनो, इनका वो कलर सही कर लेता हूं थोड़ा। आप ये बताओ, 1 की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, 2 की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, और दोनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। मैं एनर्जी इक्वेशन लगा रहा हूं, ध्यान से देखना। 1 की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, 2 की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, और दोनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो इक्वेशन कुछ ऐसे लगेगी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी of 1 sorry, equal to increase in potential energy of 2 plus increase in kinetic energy of both। और 1 आप देखो 20 सेंटीमीटर नीचे आया है और वो 40 सेंटीमीटर ऊपर गया है। तो इक्वेशन कुछ ये बनेगी, m g 0.2 4m सॉरी 4m g 0.2 इक्वल टू m g into 0.4 प्लस हाफ 4m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू 2v का स्क्वायर। आई थिंक इक्वेशन समझ में आ गई होगी कि 1 की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है
टू की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है और दोनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो ये एनर्जी इक्वेशन कुछ इस टाइप से लगेगी। तो यहां से आप सबसे पहले V निकालोगे एंड देन 2V कह लो। 2V मतलब वेलोसिटी ऑफ 2 हो गई, यहाँ ध्यान रखना। अब आप ये देखो कि जैसे ही वन ग्राउंड से टकराएगा तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी और 2 ग्रेविटी के अंडर आ जाएगा। तो वो 40 सेंटीमीटर ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, मतलब 0.4 मीटर, और उस समय उसकी वेलोसिटी 2v है। तो इसका मतलब 2v का स्क्वायर अपॉन 2g, वो उतना और ऊपर जाएगा। एक बार दोबारा सुनो, वन जब ग्राउंड से टकराएगा तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी। 2 ऑलरेडी 40 सेंटीमीटर ऊपर जा चुका है और अभी उसकी वेलोसिटी ऊपर को 2v है। तो इसका मतलब वो 2v का स्क्वायर अपॉन 2g, इतना हाइट और ऊपर जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी ये बताओ। देयरफॉर मैक्सिमम हाइट ऑफ 2, मैक्सिमम हाइट ऑफ 2 ये कितनी हो जाएगी? 0.4 मीटर, तो वो ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, प्लस 2v का स्क्वायर अपॉन 2g, ये और इतना ऊपर जाएगा। और फाइनली तुम आंसर देखोगे तो फिर ये 0.6 मीटर आ जाएगा। मेरे ख्याल से सिंपल क्वेश्चन है। फाइनली सारे कंसेप्ट एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। 1 की पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, 2 की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। इसका मतलब 1 की जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई वो किस किस में गई? एक तो 2 की पोटेंशियल एनर्जी में और दोनों की काइनेटिक एनर्जी में। यहां से तुमने 2 की वेलोसिटी निकाल ली। अब 240 सेंटीमीटर ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुका है, उसके बाद वो 2v का स्क्वायर अपॉन 2g और ऊपर जाएगा। ये आगे कर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1.118। ये तो सिंपल है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। R1 से R2 तक तुम डिस्प्लेस करते हो और फोर्स ये लगा हुआ है, तो वर्क निकालना है इस फोर्स का। तो तुम जानते ही होगे वर्क डन इक्वल टू F डॉट S होता है, क्यों? और S यहाँ पे क्या होता है? R फाइनल माइनस R इनिशियल। तो इसका मतलब F डॉट R2 माइनस R1। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक कर लोगे, क्यों नहीं है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, F डॉट R2 माइनस R1। हाँ, बच्चों वाली बात एक कर सकते हैं कि जैसे वर्क डन नेगेटिव में आ रहा है, तो ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में ऑप्टिव एंगल बन रहा है। बस केवल इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको चलो PTO कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास m दे रखा है, वेलोसिटी अल्फा रूट s दे रखी है, और टोटल वर्क डन निकालना है तुम्हें, ऑल द फोर्सेस ड्यूरिंग फर्स्ट t सेकेंड्स। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था 1D मोशन में, आई थिंक, कि v जैसे ये दिया हुआ बेटा अल्फा रूट s, तो v स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर s हो गया। और अगर हमने इसको u स्क्वायर प्लस 2as से कंपेयर किया तो u की वैल्यू आ गई 0 और a की वैल्यू अल्फा स्क्वायर बाई 2 आ गई, और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो सब अप्लाई कर सकते हैं। अब तुम्हें टोटल वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस निकालना है।
तो ये बताओ टोटल वर्क डन वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ना, वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से। तो इसका मतलब ये हो गया हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। और वी इनिशियल तुम्हें 0 दिख रहा होगा, क्यों नहीं है? वी इनिशियल 0 दिख रहा होगा, और वी फाइनल तुम्हें दिख रहा होगा 80। और ए हमने कितना फाइंड कर लिया था, अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी, ये वैल्यू पुट कर देना आ जाएगा। तो आई थिंक बड़ा सिंपल है। v इक्वल टू एल्फा रूट एस दिया था। इस टाइप का क्वेश्चन मोशन इन 1D में भी आया था कि हमने v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s से कंपेयर करके u और a की वैल्यू फाइंड कर ली, और फिर वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमने रख दिया हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल इसका स्क्वायर। नेक्स्ट हम चलते हैं इस वाले में। इसमें तुम एक टेंजेंशियल फोर्स लगाते हो और इसको यहां से लेके यहां तक पहुंचा देते हो, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है। बड़े धीरे धीरे इसको ले जा रहे हो, ध्यान रखना चाहिए। तो तुमसे कहता है कि तुमने कितना फोर्स, मतलब इस फोर्स का वर्क डन निकालना है। ये देखो, फाइंड वर्क परफॉर्म्ड बाय दिस फोर्स। अब सुनो, तुम इसको धीरे धीरे ऊपर ले गए तो तुमने काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज किया नहीं। तुमने एक तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई, और एक तुमने फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क किया। नहीं, है फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क किया, तो इसका मतलब वर्क डन बाई एफ कितना हो गया? वर्क डन बाई एफ हो गया, एक तो तुमने mgh की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी, प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अगेंस्ट फ्रिक्शन है, ध्यान रखना, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। और अभी मैं आपको प्रूव करूंगा कि ये जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा, इसकी वैल्यू सिंपली म्यू mg l आती है। मतलब केवल ये L पे डिपेंड करती है। अगर फोर्स तुम्हारा टेंजेंशियल लगाओ, वो टेंजेंशियल लगाओ, तो इसका मतलब तुम्हारा वर्क डन बाई F कितना हो जाएगा? वो आ जाएगा mgh प्लस म्यू mgl। ये आ गया। क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लो। तुम एक टेंजेंशियल फोर्स लगाते हुए ब्लॉक को बॉटम से टॉप तक ले गए धीरे धीरे। तो तुमसे पूछता है कि जो टेंजेंशियल फोर्स आपने अप्लाई किया था उसने कितना वर्क किया। तो उसने एक तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई, काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंज किया नहीं, और एक फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क किया, और पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ाई, और फ्रिक्शन के अगेंस्ट म्यू mgl वर्क किया। ये इसको मैं प्रूव करूंगा अभी। तो इसका मतलब टोटल जो वर्क डन आ जाएगा वो mgh प्लस म्यू mgl हो जाएगा। तो अब मैं म्यू mgl को प्रूव कर देता हूं, वो देख लो कैसे। सपोज करो किसी इंटरमीडिएट पोजीशन में, ये है जैसे तुमने फोर्स ऐसे लगाया है, और ये मान लो थीटा है, और ये ds है, और ये dl है। तो अगर फोर्स टेंजेंशियल है तो फ्रिक्शन कितना लगा होगा बताओ? अगर फोर्स टेंजेंशियल है तो फ्रिक्शन लगा होगा म्यू mg cos थीटा लगा होगा। तो छोटा सा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना रहा होगा?
वर्क डन बाई फ्रिक्शन नहीं है, ध्यान रखना है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन नहीं है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है। तो ये रहा होगा म्यू mg cos थीटा इंटू ds। लेकिन ds cos थीटा तुम्हें दिख रहा होगा dl के इक्वल होगा। क्यों dl के इक्वल होगा? तो ये बन गया म्यू mg इंटू dl। तो जब तुम्हें पूरा वर्क डन निकालना होगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो म्यू mg तो आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, और तुम इंटीग्रेशन dl कर दोगे, और इंटीग्रेशन dl अल्टीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा? l के इक्वल। तो ये आ गया म्यू mg l आ गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। जो फोर्स आपने अप्लाई किया उसने काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं किया। पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ाई और फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क किया म्यू mgl। तो जो टोटल वर्क किया वो हुआ mgh प्लस म्यू mgl, और म्यू mgl का मैंने ये प्रूफ दिखाया। लेकिन ये ध्यान रखना, ये तभी होगा जब तुम्हारा फोर्स टेंजेंशियल होगा। और उसके पीछे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी? उसके पीछे रीजन क्या है बेटा जी? कि अगर f की वैल्यू टेंजेंशियल है तभी तो नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा होगी। अदरवाइज अगर f किसी एंगल पे होगा तो नॉर्मल रिएक्शन या तो mg cos थीटा से बड़ी हो जाएगी, और या फिर mg cos थीटा से क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। ये अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मास 50 ग्राम दिया हुआ है, एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू हर जगह पे 0.15 दे रखी है, और हॉरिजेंटल में में 50 मीटर पे चलने के बाद ये रुक जाता है। तो वर्क परफॉर्म बाय फ्रिक्शन निकालना है ओवर द होल डिस्टेंस। क्वेश्चन क्या है सुन लो। ये मान लो h है, यहां से एक ब्लॉक को छोड़ा, ये 30 डिग्री है, और ये यहां पे आकर रुक जाता है। फिर मतलब ये 0 है, और ये फाइनल वेलोसिटी भी 0 आ गई, और ये कितना चलने के बाद रुक जाता है? 50 सेंटीमीटर चलने के बाद। और म्यू की वैल्यू हर जगह पे 0.15 दे रखी है। तो तुम्हें वर्क परफॉर्म बाय फ्रिक्शन फोर्सेस निकालना है। अब सुनो, आपने ब्लॉक को पोटेंशियल एनर्जी mgh दी थी, और लास्ट में खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गई। तो इसका मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस mgh होगा ना। अगर आप देखोगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस mgh, ये आंसर आएगा। तो हमारा केवल ऑब्जेक्टिव बस ये h निकालना रह गया, बस हो गया। दोबारा सुन लो। आपने इनिशियली उसको mgh की पोटेंशियल एनर्जी दी थी, नहीं है, आपने उसको इनिशियली क्या थी? mgh की पोटेंशियल एनर्जी दी थी, और वो पूरी की पूरी खत्म हो गई, यहां पे आने पे पूरी की पूरी खत्म हो गई। तो इसका मतलब फ्रिक्शन ने जो वर्क किया वो माइनस ऑफ mgh वर्क किया। तो h अगर हम निकाल लें तो आंसर आ गया। अब क्या है सुनो, ये अगर h है तो मेरे ख्याल से तुम ज्योमेट्री से फाइंड कर लोगे कि ये वाली जो लेंथ आएगी वो 2h आएगी। उसके बाद यहां पे जो एक्सीलरेशन होगा, मान लो a1 है, और यहां पे जो रिटार्डेशन होगा
वो मान लो a2 है, और यहां पे कहीं पे वेलोसिटी v है। दोबारा देख लो, ऊपर वाले पे एक्सीलरेशन a1 है और नीचे वाले पे रिटार्डेशन a2 है, और मिड में जो वेलोसिटी है वो v है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी भी 0 है। तो मैं अब कुछ इक्वेशन लिख रहा हूं, देख लो। सबसे पहले पहले वाले पार्ट में जीरो का स्क्वायर मतलब v स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1s1। ये तो पहले वाले पार्ट में बनी। अब दूसरे पार्ट में आ जाओ। 0 का स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस ट्वाइस a2s2। ये आ गया। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s मैंने 2 बार लगाया। पहले वाले पार्ट में आ गया v स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1s1, और दूसरे वाले पार्ट में आ गया 0 का स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस ट्वाइस a2s2। अब यहाँ पे जो s1 है वो 2s था, s2 की वैल्यू 0.5 मीटर दे रखी है। a1 पे आ जाओ। mg साइन थीटा नीचे लगा, म्यू mg कॉस थीटा ऊपर लगा। नहीं है, mg साइन थीटा नीचे, म्यू mg कॉस थीटा ऊपर। तो इसका मतलब एक्सीलरेशन होगा mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा अपॉन मास। तो ये आ जाएगा g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये एक्सीलरेशन आ गया। और रिटार्डेशन पे आ जाओ। म्यू एम जी अपॉन एम, ये रिटार्डेशन होगा, इसका मतलब म्यू इंटू जी, ये आ जाएगा। तो बस हो गया। इन सब्स्टिट्यूशन से तुम h निकालोगे, फाइंड h। एक बार दोबारा बता रहा हूं, बिल्कुल शुरुआत में वेलोसिटी 0 थी और लास्ट में वेलोसिटी 0 है। तुमने एम जी एच की एनर्जी दी थी और लास्ट में सब खत्म हो गई। इसका मतलब फ्रिक्शन ने जो वर्क किया वो माइनस एम जी एच किया। तो अगर हम h फाइंड कर लें तो हमारा काम चल गया। तो हमने दो अलग अलग सेगमेंट लिए, ये और ये। पहले वाले में हमने लगाया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1s1, और दूसरे में हमने लगाया 0 इक्वल टू v स्क्वायर माइनस ट्वाइस a2s2। ये अप्लाई किया और a1 a2 फिर हमने अलग अलग निकाला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ये M2 है, इनके बीच में स्प्रिंग है, और ये M1 है, और तुमसे कहता है कि F की मिनिमम वैल्यू कितनी हो। कि ये मूव कर जाए। दोनों जगह पे म्यू दिया हुआ है। अब देखो, जब तुम इसको ना फोर्स लगाओगे तो धीरे धीरे खींचेगा, क्यों? तो दोनों ब्लॉक्स पे एक स्प्रिंग फोर्स आएगा। मतलब ये हमें, ये एक्स है मान लो, यहां तक ले जाना, मान लो यहां तक ले जाना इसको कम से कम इस फोर्स से।
तो एक बात बताओ कि इसको के भी दिया होगा तुम्हें। अच्छा चलो, के की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, फिर इसका फोर्स कांस्टेंट मान लो के। अब ये बताओ कि M2 को जस्ट स्टार्ट करने के लिए स्प्रिंग फोर्स जो kx होना चाहिए वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल होना चाहिए ना। M2 को जस्ट स्टार्ट करने के लिए स्प्रिंग फोर्स kx की जो वैल्यू होनी चाहिए वो M2 पे जो फ्रिक्शन लगेगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू को स्टार्ट इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब एक इक्वेशन क्या बनी बताओ हमारी। एक इक्वेशन ये बनी, स्प्रिंग फोर्स k इंटू एक्स इक्वल टू म्यू M2 इंटू जी। एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब दूसरा सुनो, यहां पे भी u 0 था और मुझे जस्ट यहां तक खींच के ले जाना है, मतलब यहां पे v भी 0 है। इसका मतलब वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा सकता हूं ना मैं इन दोनों के बीच में। क्यों? वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा सकता हूं ना। नहीं, मतलब वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें मैं क्या अप्लाई कर सकता हूं, देखो ए से बी तक ये लगा सकता हूं, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब एक तो इस फोर्स ने वर्क किया और उसने F इंटू एक्स किया। फ्रिक्शन ने लेकिन नेगेटिव वर्क किया, तो माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स। और स्प्रिंग भी अगर आप देखोगे तो नेगेटिव वर्क करेगा। रीजन क्या है देखो, कि डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है और स्प्रिंग फोर्स इधर को आ रहा है। इसका मतलब जो स्प्रिंग का वर्क आएगा वो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपने जीरो कर दी, ये दूसरा हो गया। और बाय द वे एक एक्स की वैल्यू कैंसिल होगी, तो यहां से तुम एफ निकाल लो। मैं दूसरी इक्वेशन एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, सुन लो। तुम्हें इसको खींच के जस्ट यहां तक भी पहुंचा दिया तो भी काम चल जाएगा। इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को तुम्हें जीरो करना है। नहीं है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को जीरो करना है। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब उसमें कौन कौन से वर्क लगे थे, कौन कौन से फोर्सेस लगे थे। एक तो जो तुमने अप्लाई किया, एक फ्रिक्शन और एक स्प्रिंग फोर्स। तो अब सिंपल सी बात देखो कि F इधर को लगा है और डिस्प्लेस भी इधर को है, तो इसका पॉजिटिव वर्क आएगा। फ्रिक्शन इधर को लगा है और स्प्रिंग फोर्स भी इधर को लगा है, और तुम डिस्प्लेस इधर को कर रहे हो, एस कह दे रहा हूं मैं। तो इसका मतलब इन दोनों के फोर्सेस क्या होंगे, नेगेटिव आएंगे। तो ये दोनों के फोर्सेस आ गए, माइनस म्यू एम जी एक्स और माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये हो गया। और एक बच्चों वाली बात कि अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन कांस्टेंट है, तो तुमने सीधे वर्क डन निकाला। लेकिन जो वेरिएबल फोर्स स्प्रिंग फोर्स है उसका जो वर्क डन निकालोगे वो इंटीग्रेशन से आएगा, इसीलिए वहां पे मैंने माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर लिखा है। ये अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 1.124, चेन का पूरा मास इतना दिया हुआ है, लेंथ ये दे रखी है, रफ सरफेस पे पड़ी हुई है, और जब वो 1/3 है तब वो स्लिप करना स्टार्ट करती है। तो तुम्हें टोटल वर्क परफॉर्म बाय फ्रिक्शन फोर्सेस जब वो कंप्लीटली स्लिप ऑफ कर जाए, ये दे रखा है। क्वेश्चन देखो क्या है।
ये 1/3 है, इसका मतलब m/3 है, और 2/3 टेबल के ऊपर है, इसका मतलब 2m/3, ये हो गया। तो अब ये जस्ट स्लिप करना स्टार्ट करती है। तो ये बताओ कि जस्ट ये स्लिप कर रही है, तो इसका मतलब इसका वेट ये फ्रिक्शन के इक्वल होगा ना। जैसे ये W कह लूं, ये F कह लूं, तो इसका मतलब W इक्वल टू F होगा, और वेट कितना होगा, m/3 इंटू जी, और फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू 2/3 mg। तो बेसिकली यहां से म्यू की वैल्यू आ गई, हाफ निकल के आ गई। समझ में आ रही बात क्या है बेटा जी? कि जब 1/3 लेंथ सस्पेंडेड है तब वो जस्ट स्लिप स्टार्ट करती है, तो इसका मतलब 1/3 लेंथ का जो वेट है वो जस्ट किसके इक्वल होना चाहिए, कि जो 2/3 लेंथ टेबल पे है उस पे जो फ्रिक्शन लगा हो उसके इक्वल। ये आ गया। अब क्या है देखो, अब जब ये x लेंथ ये है, मान लो जिस टाइम पे x लेंथ है, तो इस समय फ्रिक्शन कितना लगा है बताओ। अब आप देखो, इस समय जो फ्रिक्शन लगा होगा वो लगा होगा म्यू मास ऑफ एक्स लेंथ, नहीं है बताओ, जो है म्यू मास ऑफ एक्स लेंथ इंटू जी, और मास ऑफ एक्स लेंथ कितना होगा, m/l। ये तो हो गया मास पर यूनिट लेंथ, इंटू एक्स कर दिया। इसका मतलब इतना अभी फ्रिक्शन लगा होगा, और म्यू की वैल्यू हाफ निकाली ली हमने। तो इस टाइम पे जो फ्रिक्शन का वर्क होगा, छोटा सा वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वो मैं एफ एस कॉस थीटा यूज कर रहा हूं, ध्यान रखना। तो एफ को तो तुम लिख लोगे फ्रिक्शन, एस को लिख लेना dx, और कॉस थीटा को लिख लेना कॉस 180 डिग्री। ये हो गया छोटा सा वर्क डन बाई फ्रिक्शन, ये हो गया। अब तुम्हें अगर टोटल वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालना है, तो छोटा सा वर्क डन बाई फ्रिक्शन, इसको इंटीग्रेट कर दो, और x की लिमिट्स क्या होंगी देखो, x की लिमिट पहले 2l/3 थी, और वहां से 0 आ जाएंगे। ये कह लो। अच्छा, इसमें कई बार क्या होता है ना कि प्लस माइनस का डिफरेंस आता है, तो थोड़ा सा वो कर लिया करो कि जैसे फ्रिक्शन का जो वर्क डन आएगा नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव आएगा, समझ गए ना, फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव आएगा, तो कहीं पे बाय द वे प्लस माइनस का डिफरेंस आ रहा हो, तो फिर जो है तुम उसको अकॉर्डिंगली फिर चेंज भी कर दिया करो। जैसे यहाँ पे अगर तुम देखोगे, तो मेरे ख्याल से अगर तुम ये रखोगे ना माइनस प्लस, एक माइनस तुम्हें और लगाना पड़ेगा एक्चुअली में, तब तुम्हारा नेगेटिव आएगा, मतलब जो है ये नेगेटिव करना पड़ेगा ना तुम्हें, आंसर जो आना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए ना टोटल। ये कह रहे हैं नेगेटिव आएगा ना आंसर जो है। तो दोबारा सुन लो, जब 1/3 लेंथ सस्पेंडेड थी, तो उसने जस्ट स्लिप स्टार्ट किया था, नहीं है, जस्ट स्लिप स्टार्ट किया था। इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 लेंथ का वेट और 2/3 लेंथ जो टेबल पे थी उस पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा था वो इक्वल था, तो तुमने वहां से म्यू की वैल्यू निकाली। उसके बाद मैंने कोई एक इंटरमीडिएट पोजीशन कर ली x,
तो उसमें हमने देखा कि कितना फ्रिक्शन लगा हुआ है, और फिर छोटा सा हमने डिस्प्लेस किया, नहीं छोटा सा हमने डिस्प्लेस किया, तो छोटा सा वर्क डन निकाला। उसके बाद फिर हमने इंटीग्रेट कर दिया, और x की लिमिट्स क्या हुई, 2l/3 से लेके 0 तक, ये कह सकते हैं ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मास m दिया हुआ है, एंगल अल्फा दिया हुआ है, v0 से प्रोजेक्ट करते हो, और तुम्हें मीन पावर मतलब एवरेज पावर निकालनी है ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन, और इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है ग्रेविटी की। यहाँ ध्यान रखना, तुम्हें ग्रेविटी का ही निकालना है, फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखो, तुमने ऐसे फेंका, ये v0 है, ये अल्फा है, ऐसे गिरा। अब ये बताओ, यहां से लेके यहां तक वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्सेस, वो तो 0 है ना। इसका मतलब एवरेज पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये तो ये आ गया, समझ में आ रहा है बेटा। यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन 0 है, जिस डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स mg लगा हुआ है, तो इसका मतलब mg का वर्क डन 0 होगा। और जब mg ने कोई वर्क ही नहीं किया, नहीं है, mg ने कोई वर्क ही नहीं किया, तो उसकी एवरेज पावर क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ये कर, अब तुम्हें निकालना है ग्रेविटी फोर्स का इंस्टेंटेनियस पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। तो इंस्टेंटेनियस पावर फिर तुम जानते होगे p इक्वल टू F.v होता है, बस हो गया। और ये हो जाएगा F.v का मतलब u प्लस AT आ गया, क्यों। अब वैल्यू रख दो, जैसे फोर्स क्या था, mg था, लेकिन माइनस जे कैप डायरेक्शन में। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, v0 cos अल्फा आई कैप प्लस v0 sin अल्फा जी कैप, और एक्सीलरेशन कितना था, g था, लेकिन किस डायरेक्शन में, माइनस जी कैप। तो इस मैथ को पूरा कर लोगे तो तुम्हें इंस्टेंटेनियस पावर पता चल जाएगी। ये करो, डॉट प्रोडक्ट निकालना। और पहले पार्ट का आंसर समझ में आ गया होगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन 0 था, इसका मतलब ग्रेविटी ने कोई वर्क ही नहीं किया। तो जब वर्क नहीं किया तो मीन पावर कहाँ से आएगी, ये। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन। मास m है, सर्किल में घूम रहा है, रेडियस r दे रखी है, और नॉर्मल एक्सीलरेशन ये दे रखा है अल्फा टी स्क्वायर। टाइम डिपेंडेंस ऑफ पावर निकालनी है डेवलप्ड बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, और मीन वैल्यू निकालनी है ऑफ पावर फर्स्ट टी सेकंड में। क्वेश्चन देख लो, m मास है, सर्किल में घूम रहा है r रेडियस के, और नॉर्मल एक्सीलरेशन अल्फा टी स्क्वायर दिया हुआ है। तो तुम्हें जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनकी पावर निकालनी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, और फिर उसकी मीन वैल्यू निकालनी है 0 से t सेकंड तक। तो देखो, नॉर्मल एक्सीलरेशन, इसका मतलब v स्क्वायर बाई r हुआ ना, ये हो गया। तो यहां से जो v निकल के आया, वो निकल के आया रूट एल्फा r इंटू टी। ये तो स्पीड निकल गई। अब जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आया
वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है, डीवी अपॉन dt होता है। इसका मतलब रूट ऑफ एल्फा आर आ गया। तो टेंजेंशियल फोर्स कितना लगा? वो लगा m इंटू 80। इसका मतलब m रूट एल्फा आर। अब सिंपल सी बात देखो, सर्कुलर मोशन में दो फोर्स लगते हैं, एक नॉर्मल और एक टेंजेंशियल। नॉर्मल फोर्स वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो उसकी पावर तो जीरो होगी। और टेंजेंशियल फोर्स वेलोसिटी के या तो अलोंग होगा या उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो उसकी पावर आएगी, बस हो गया। सर्कुलर मोशन में दो फोर्स लगते हैं, नॉर्मल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स। नॉर्मल फोर्स वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो उसकी पावर तो हमेशा जीरो आएगी, केवल टेंजेंशियल फोर्स की पावर आएगी। इसका मतलब जो पावर आई वो एफ वी कॉस थीटा लगाया तुमने, जो जनरल फॉर्मूला होता है। लेकिन एफ यहाँ पे क्या होगा? टेंजेंशियल फोर्स, और टेंजेंशियल फोर्स ये है एम रूट एल्फा आर। वी कितना लिखोगे? ये लिखोगे रूट एल्फा आर टी। अब आती है थीटा, कितना लिखोगे? थीटा का मतलब होता है वी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में, एफ वेक्टर के बीच में एंगल। तो यहां पे वो 0 डिग्री होगा। रीजन बताता हूं, देखो अगर तुम स्पीड को देखोगे तो स्पीड देखो टाइम के साथ में बढ़ रही है ना। अगर आप देखोगे तो स्पीड टाइम के साथ में क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इसका मतलब वेलोसिटी और टेंजेंशियल फोर्स एक ही डायरेक्शन में होगा। आई थिंक पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि स्पीड टाइम के साथ बढ़ रही है, इसका मतलब टेंजेंशियल फोर्स और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो हमने 0 डिग्री ले लिया। तो फाइनली पावर का क्या आंसर आ गया? ये आ गया एम एल्फा आर टी। ये हो गया। अब ये पावर तुम्हारा टाइम का फंक्शन आ रही है, ध्यान रखना। ये तो पहला पार्ट हो गया। अब बी पार्ट। अब तुम्हें एवरेज वैल्यू ऑफ पावर निकालनी है, 0 टू टी। तो मेरे ख्याल से तुम इसका बेसिक मेथड जानते होगे, क्या होता है फंडामेंटल, कि तुम इंस्टेंटेनियस पावर को 0 से टी तक इंटीग्रेट कर दो और लास्ट में टी से डिवाइड कर दो। ऐसे निकालते हैं ना। अगर तुम्हें कोई भी मान लो जो है, कोई भी चीज एक्स है, वो टी का फंक्शन है, और तुम्हें एक्स की एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो पहले तुम एक्स को इंटीग्रेट कर दो और फिर जो भी इंटरवल दिया हुआ है उससे डिवाइड कर दो, तो एवरेज निकालने का तरीका होता है। और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर बाय द वे कितनी है? ये है एम एल्फा आर टी। ये रखोगे। ये लेकिन इसका एक अल्टरनेट मेथड भी था ना। अगर तुम इंस्टेंटेनियस पावर देखोगे, आई या पी कह लो, तो वो एम एल्फा आर टी है। तो ये लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम है, लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर कोई भी फंक्शन लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम हो और तुम्हें एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो उसका एक वे ये भी होता है कि आप फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू प्लस इनिशियल वैल्यू अपॉन 2 कर दो। इसका मतलब पावर, एवरेज पावर फ्रॉम 0 टू टी
तुम ऐसे भी कर सकते थे, पी फाइनल प्लस पी इनिशियल डिवाइडेड बाई 2, या कह लो पावर एट टाइम टी प्लस पावर एट टाइम 0 डिवाइडेड बाई 2, और टी टाइम पर पावर कितनी है? एम एल्फा आर टी, और 0 टाइम पे इंस्टेंटेनियस पावर 0 थी, अपॉन 2 कर दोगे, बस हो गया, ये हो गया। तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एम एल्फा आर टी डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर आ जाएगा, ये आ गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सर्कुलर मोशन में नॉर्मल फोर्स की पावर 0 होती है, केवल टेंजेंशियल फोर्स की पावर आती है। यहां पर स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब टेंजेंशियल फोर्स और वेलोसिटी के बीच में 0 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। और किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालने का एक तरीका ये होता है कि आप फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो, इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू आ रही है उसको इंटीग्रेट कर दो और इंटरवल से डिवाइड कर दो। लेकिन अगर वो लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम है तो फिर हम कई बार ये भी कर देते हैं कि फाइनल वैल्यू प्लस इनिशियल वैल्यू अपॉन 2, तब भी सेम रिजल्ट आता है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, मास m दे रखा है और इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दे रखी है। अब तुम्हें मीन पावर निकालनी है फ्रिक्शन फोर्स की कंप्लीट टाइम ऑफ जर्नी में। म्यू दिया हुआ है, m दिया हुआ है, v नॉट दिया हुआ है, और म्यू की वैल्यू कहता है अगर अल्फा एक्स के इक्वल हो तो फिर इंस्टेंटेनियस पावर की फ्रिक्शन फोर्स की उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ये कह लो एक्स इज द डिस्टेंस। क्वेश्चन देख लो अच्छी तरीके से। वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी, म्यू दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, तो तुम्हें एक तो फ्रिक्शन की एवरेज पावर निकालनी है, पूरे उसमें एवरेज पावर निकालनी है, और फिर फ्रिक्शन की इंस्टेंटेनियस जो पावर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है अगर म्यू की वैल्यू अल्फा एक्स दिया हो। तो देखो क्या है, ये वी नॉट था और ये यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी और यहाँ पे फ्रिक्शन लगा होगा। वैसे तो इस पे फोर्सेस वेट और नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहे हैं, नहीं है? अगर तुम देखोगे तो वेट और नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहे हैं इसमें फोर्स। ये पहला पार्ट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना बेटा। लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब उनका कोई वर्क नहीं होगा, उनकी कोई पावर नहीं होगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसमें केवल फ्रिक्शन का वर्क आ रहा है। अगर आप देखोगे तो फ्रिक्शन का वर्क आ रहा है। तो ये बताओ जो एवरेज पावर होगी वो होगी टोटल वर्क डन अपॉन टाइम। ये तो होता है ना एवरेज पावर का, ये तो फॉर्मूला होता है बेटा जो है टोटल वर्क डन अपॉन टाइम। और टोटल वर्क डन कितना होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा ना। और टाइम कितना हो जाएगा? वी नॉट अपॉन रिटार्डेशन। ये देख लो ये कैसे निकला है मैंने, 0 इक्वल टू वी नॉट माइनस 80 किया है, ये हो गया। और यहाँ पे रिटार्डेशन कितना होगा? रिटार्डेशन यहाँ पे म्यू इंटू जी के इक्वल होगा, बस हो गया।
फ्रिक्शन का रिटार्डेशन कितना होगा, म्यू इंटू जी। तो यहां से तुम एवरेज पावर निकालो। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ब्लॉक में 3 फोर्सेस लगे हुए हैं, नॉर्मल एक्शन, mg और फ्रिक्शन। नॉर्मल एक्शन और mg वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो उनका तो न तो कोई वर्क होगा, न ही पावर आएगी। हमें फ्रिक्शन के फोर्स की पावर निकालनी थी, एवरेज पावर या मीन पावर, कुछ भी कह लो, इसको ऐसे भी कह सकता हूं ये। और उसका फॉर्मूला होता है टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, और टोटल वर्क डन होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और टोटल टाइम आ जाएगा वी नॉट अपॉन ए, और ए यहाँ पे जो रिटार्डेशन हो म्यू इंटू जी के इक्वल होगा। तो एवरेज पावर तो ये आ गई बेटा। अब चलते हैं दूसरे पार्ट में। आप ये बताओ कि ये वी नॉट था, और एक्स चलने के बाद मान लो इसकी वेलोसिटी वी रह जाती है, तो अभी जो इस पे रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, माइनस लगा दे रहा हूं, म्यू इंटू जी होगी। और म्यू को हमने कितना लिखा है जरा देखो, अल्फा एक्स लिखा है। क्यों अल्फा एक्स लिखा हुआ है? तो ये हो गया माइनस अल्फा एक्स इंटू जी। और ये जो ए है इसको मैं v इंटू डी वी अपॉन डी एस लिख सकता हूं। समझ में आ रही बात? x डिस्टेंस चलने के बाद मान लो वेलोसिटी v हो जाती है, तो उस समय जो रिटार्डेशन होगा म्यू इंटू जी होगा। म्यू को मैंने रखा है अल्फा एक्स जी, और वो v इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब यहां से तुम क्या करोगे, यहां से इसको इंटीग्रेट करोगे, v की लिमिट्स रखोगे v नॉट से v, और x की लिमिट रखोगे 0 से x। तो यहां से तुम्हें v एज ए फंक्शन ऑफ x पता चल जाएगा। अच्छा एक चीज और करोगे, ये माइनस तो लास्ट में लगा देना, माइनस के लिए ज्यादा परेशान मत होना, माइनस लास्ट में लगा देंगे। अब जो पावर ऑफ फ्रिक्शन होगी, पावर ऑफ फ्रिक्शन माइनस लास्ट में पुट कर देंगे हम, तो उसके लिए बड़ी मत करना। P वो फ्रिक्शन फोर्स इंटू V करोगे, ये हो गया। अब फ्रिक्शन फोर्स ये आ जाएगा म्यू mg, और म्यू को रखोगे अल्फा एक्स, और v हम ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं। तो अल्टीमेटली अगर तुम देखोगे तो जो पावर होगी दैट इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ एक्स, कह लो कैपिटल फंक्शन ऑफ एक्स, ये हो गया। और अब तुम्हें अगर पावर को मैक्सिमम करना है तो dp अपॉन dx को 0 पुट कर देना बस हो गया। फॉर p max पुट dp अपॉन dx इक्वल टू 0, ये कर देना बस हो गया। तो मैं जो भी प्रॉब्लम्स करवाता हूँ उसमें नॉर्मली कंसेप्ट ही लेता हूँ, कैलकुलेशन पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। तो आप लोग उसको एक बार कंप्लीट कर लिया करो, क्योंकि पढ़ाते समय कई बार मेरे से भी हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, या कभी कभी कंसेप्चुअली हो सकता है कभी कभी कुछ मिस्टेक हो जाए, तो मेरी नॉलेज पे लिया ना, उसको मैं करेक्ट कर दूँ, कभी कभी हो जाता है ना।
तो एक बार देखो, दोबारा देख लो बेटा, जो है क्या कह रहा हूं मैं कि नॉर्मल रिएक्शन वेट का न तो कोई वर्क होगा, न ही कोई पावर होगी। इसका मतलब केवल और केवल फ्रिक्शन वर्क करेगा, उसी की पावर आएगी। और एवरेज पावर का हम फॉर्मूला लिखते हैं टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। टोटल वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, जो यहाँ पे -12m v0 स्क्वायर होगा, और टाइम मैंने तुम्हें बता दिया v0 अपॉन a होगा। एक तो ये था। अब दूसरा क्या था, x डिस्टेंस चलने के बाद मान लो वेलोसिटी v हो जाती है, तो वहां पे जो रिटार्डेशन होगा वो -μg होगा, और म्यू तुम्हें दिया था अल्फा एक्स, और उसको मैंने रख दिया v इंटू डी बी अपॉन डी एक्स रख दिया। तो वहां से तुमने v एज ए फंक्शन ऑफ x निकाल लिया। नेगेटिव साइन बाद में रख देना पावर में, फ्रिक्शन की पावर में। अदरवाइज मैंने तुमसे कहा कि फिर पावर क्या होगी, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी, एफ इंटू वी होगी। एफ को लिखोगे म्यू एम जी, म्यू को फिर अल्फा एक्स रखोगे, और v एज ए फंक्शन ऑफ x निकाल ही चुके हैं। तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस पावर भी क्या होगी, एज ए फंक्शन ऑफ x निकल जाएगी, और उसकी तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी। तो dp अपॉन dx को क्या करोगे, 0 पुट करोगे, ये कहें। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्क एनर्जी पावर भी कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक यू एंड गुड डे।